असल बात तो ये थी कि मेजर शरद दीवान के ख्वाब व ख़याल में भी नहीं था कि इसके सामने जो आदमी बैठा हुआ है वो धर्मवीर नाम का कोई बेज़रा सा हिंदू नहीं, बल्कि एक तरबियत याफ्ता मुसलमान कमांडो और तहरीक आज़ादी कश्मीर का मुजाहिद है। वो मुझे अपने घर का एक फ़र्द समझने लगा था और मैंने इनके ख़ानदान के साथ जो इशार किया था, इसके बाद उसे ऐसा ही समझना चाहिए था। फिर मेरा इन लोगों के साथ रवैया ऐसा रहा था कि किसी को मुझ पर ज़रा सा भी शक नहीं पड़ सकता था। यही वजह थी कि मेजर शरद दीवान मेरे साथ खुलकर बात कर रहा था। हो सकता है वो अपने किसी करीब तरीन दोस्त के आगे भी ये बातें ना करता। मेरे सामने इसलिए कह रहा था क्योंकि वो जानता था कि मेरी यहाँ किसी से दोस्ती वगैरह नहीं है और मैं इसके सिवा किसी और से नागपुर में मिलता जुलता भी नहीं हूँ। और सबसे बढ़कर यह कि मैं इसके घर के एक फ़र्द की तरह था। जब मैंने सोची समझी स्कीम के मुताबिक ये कहा कि जंग की सूरत में हमारी मदद को कौन सा मुल्क आएगा, तो उसने दोनों हाथ फैला दिए। फिर हवा में एक हाथ को दूर से लहरा कर अंग्रेज़ी में कहने लगा, अमेरिका आएगा, इसराइल आएगा। इसराइल के पास इस वक्त मिलिट्री के जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है। वो हमारा खुला दोस्त है। अमेरिका ने पर्दे के पीछे हमारे हाथ में अपना हाथ दे रखा है। उसने भी हमें यकीन दिलाया है कि तुम पाकिस्तान पर अटैक करो, हम तुम्हें इसराइल के ज़रिए हर किस्म के असलहे की सप्लाई कभी ख़त्म ना होने देंगे। मैंने उठकर मेजर शरद का माथा चूम लिया। वो बेइंतहा खुश होने की अदाकारी करने लगा। भैया भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुमने मेरा दिल शेर जितना बड़ा कर दिया है। बस अब मुझे कोई फ़िक्र नहीं रही। फिर जैसे एकदम परेशान होकर कहा, लेकिन भैया इसराइल के जहाज़ हमारे लिए गोला बारूद और दूसरा जंगी सामान लेकर आएंगे तो दूसरे मुल्कों के सिफारतकारों को, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के सिफारत खाने वालों को तो पता चल जाएगा। मेजर शरद दीवान ने इसके जवाब में एक ऐसी बात कह डाली जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक ज़िम्मेदार अफसर होने की हैसियत से उसे कभी इस हालत में नहीं कहनी चाहिए थी। उसने कहा, धर्मवीर, इस वक्त अमरीकी असलहे से लदे हुए इसराइल के 2 माल बरदार बहरी जहाज़ हमारी तरचनापली पोर्ट से 10 मील दूर जियागाम की खाड़ी में खड़े हैं। इनमें इसराइल का दिया हुआ जदीद तरीन ख़तरनाक मिज़ाइल, माटर गनें और ऐसे हाई टेक रेडार भी मौजूद हैं जो दुश्मन के नीचे से नीचे परवास करते बमबार और फाइटर तैयारों का भी सुराग लगा लेते हैं। और ये अभी पहली खेप है, दूसरी खेप अगले महीने पहुंचने वाली है। मैंने मसनूई जोश में आकर कहा, भैया शरद जी, पाकिस्तान पर एटम बम चला देना चाहिए। मेजर शरद ने अपनी उंगली उठाकर होंठों के पास ले जाकर अंग्रेज़ी में कहा, बस धर्मवीर, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। ये भी तुम मेरे भाइयों से भी ज़्यादा अजीर हो, इसलिए तुम्हें बता दिया। बस अब बेखौफ होकर अपना काम करो। बहुत जल्द हम दोनों लाहौर के अनारकली में चल फिर रहे होंगे। मैंने भी मुसलहतन उसके आगे कुछ न कहा। उस शख्स ने मुझे जितना बता दिया था वो काफ़ी से ज़्यादा था और मुझे हरगिज़ तवक्का ना थी कि एक मिलिट्री इंटेलिजेंस अफसर से इतनी अहम तरीन मालूमात हासिल कर हो जाएंगी। अगरचे मुझे ये मालूम करने की भी ज़रूरत थी कि इसराइल के जो माल बर्दारी के जहाज़ के भेस में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने वाला असलहा वगैरह लेकर आए हैं, इनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम है और किस तरह वहां तक पहुंचा जा सकता है, और जियागाम की खाड़ी तरचनापली की बंदरगाह से किस जानिब है। लेकिन मैंने इस वक्त मज़ीद को रेदना मुनासिब ना समझा और मेजर के लिए कबाब गर्म करने किचन में चला गया। कोई 1 घंटे बाद मेजर शरद दीवान के हॉस्टल से वापस अपने कमरे में आया तो मेरा जहन भरा हुआ था। तरह तरह की स्कीमें जहन में आ रही थी। मुझे इन जहाज़ों को जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग में इस्तेमाल होने वाला ख़तरनाक तरीन असलहा और दूसरा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का हामिल फ़ौजी साजो सामान लेकर भारत की तरचनापली के बंदरगाह के करीब लंगर अंदाज हुए थे, हर हालत में गर्क करना और धमाके से उड़ा देना था। उसके लिए मुझे एक साथी कमांडो की ज़रूरत थी और ये साथी कमांडो कश्मीर का मुजाहिद सरफरोश कमांडो विंग से औरंगज़ेब ही हो सकता था। औरंगज़ेब वाकई एक तरबियत याफ्ता, इंतहाई डिसिप्लिन का पाबंद और निडर कश्मीरी कमांडो था। मैं सिगरेट इस किस्म के लम्हात में ही आमतौर पर पीता था। मैंने सिरहाने के नीचे से सिगरेट का पैकेट निकाला, सिगरेट सुलगाया। पहला ख्याल आया कि मौका देखकर मेजर शरद के ट्रांसमीटर से कमांडो शेरवान को ये सारी बातें खुफिया कोड में बता दूं और इसे कहूं कि वह कमांडो औरंगज़ेब को नागपुर रवाना कर दे। फिर ख्याल आया कि मालूमात इतनी अहम, नाजुक और ज़्यादा थी कि ट्रांसमीटर पर ये सारी बातें तफसील से बयान नहीं कर सकता। ट्रांसमीटर पर कमांडो हमेशा इंतहाई ज़रूरत के वक्त और इंतहाई मुख्तसर बात करते हैं। दुश्मन के मुल्क में रहकर ट्रांसमीटर पर ज़्यादा लंबी गुफ्तगू की जाए तो सिग्नल्स के पकड़े जाने का ख़तरा होता है। फिर मुझे क्या करना चाहिए? काफ़ी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे ख़ुद श्रीनगर जाकर कमांडो शेरवान और कमांडो औरंगज़ेब से मिलना चाहिए ताकि तमाम बातें मैंने तफसील से ज़बानी बता सकूं और कमांडो औरंगज़ेब को भी अपने साथ ही ले आऊँ। फिर हम दोनों अपने एक नए कमांडो मिशन पर रवाना हो जाएंगे।
मैंने अपने हुलिये में थोड़ी सी तब्दीली पैदा करने के लिए अपनी मूछें बढ़ानी शुरू कर दी थी। मेजर शरद ने एक बार मुझसे मूछों के बारे में पूछा भी था तो मैंने हंस दिया। भैया, मैं अपने चेहरे पर राजपूत बहादुरों वाली शान पैदा करना चाहता हूँ। इस फैसले के बाद मैंने एक दिन गुजार दिया। फौजी कैंटीन से डम्पल स्काट की बोतलों के दोनों क्रेट मैंने वादे के मुताबिक उठवाकर मेजर शरद दीवान के कमरे में पहुंचा दिए। दूसरे दिन रात को मैं इनसे मुलाकात करने गया तो वो औरत के साथ बैठा डम्पल स्काट पी रहा था। इसने मेरा औरत से तारुफ कराया। इस पुरकशिश जिस्म वाली इस औरत ने फालसे रंग की बारीक साड़ी पहन रखी थी जिसमें इसका ब्लाउज और जिस्म जगह जगह से झांक रहा था। ये औरत इंडिया की एयर कंपनी में काम करती थी। अभी इन लोगों ने शराब शुरू ही की थी। मेजर शरद ने डम्पल स्काट के क्रेटों का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा, भैया ये तो मेरी ड्यूटी थी। औरत एक पेग पीने के बाद बेडरूम चली गई तो मैंने मेजर शरद से कहा, भैया माता जी की समाधि पर जाने को बड़ा दिल चाहता है। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं कुछ रोज़ के लिए अमृतसर चला जाऊँ। मेजर शरद ने डब्बे में से सिगार निकालते हुए, क्यों नहीं धर्मवीर, ज़रूर जाओ, मैं तुम्हारी छुट्टी मंजूर कराऊंगा। मैं ठेकेदार मेहता से खुद बोल दूंगा कितने दिन के लिए अमृतसर जाना चाहते हो। मैंने जहन में अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि श्रीनगर जाने और वहाँ से कमांडो औरंगज़ेब को साथ लाकर तरचनापल्ली तक पहुँचने और कमांडो एक्शन मुकम्मल करने में कितने दिन लग सकते हैं। मैंने मेजर से कहा, बस एक महीने की छुट्टी मिल जाए तो मैं गुरदासपुर अपनी मौसी से भी मिल आऊँगा। कुछ दिन इनके पास भी गुजार लूँगा। उनकी शक्ल मेरी माता जी से बहुत मिलती जुलती है। मेजर शरद अपने गिलास के शराब का आखिरी घूंट हलक में अंडेलने के बाद उठ खड़ा हुआ। ओके, तुम बेशक सुबह की गाड़ी से अमृतसर रवाना हो जाओ। पीछे मैं सब कुछ संभाल लूँगा और तुम्हें पैसों की भी तो ज़रूरत होगी। नो प्रॉब्लम। क्लोजेट के पास जाकर उसने अपनी कोट की जेब में से बटुआ निकालकर 100 रुपये के 2 नोट दिए और बोला, अगर ज़्यादा चाहिए तो बता दो। मैंने कहा, थैंक यू भैया, ये काफ़ी है। मैंने नोट लेकर जेब में डाले। मेजर शरद ने मुझे गले लगा कर कहा, अपनी माता जी की समाधि पर मेरी तरफ से भी फूल चढ़ा देना। ओके, मैंने कहा, ज़रूर चढ़ाऊँगा। मैंने बाहर आकर ऑफिसर्स मैस के टेलीफोन से रेलवे स्टेशन फ़ोन किया तो मालूम हुआ पंजाब एक्सप्रेस सुबह 8:30 बजे रवाना होती है। मुझे कोई ख़ास तैयारी तो करनी नहीं थी। सुबह उठकर नहा धोकर पतलून कमीज़ पहनी, जैकेट साथ रख ली क्योंकि पंजाब में सर्दी का मौसम था। मैंने कैंटीन के लड़के जगदीश को भी ना बताया और फौजी हेडक्वार्टर से निकलकर टैक्सी पकड़ी और सीधा नागपुर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। प्लेटफार्म पर बहुत सारे मुसाफिर थे। उनमें जनूब के हर सूबे के आदमी औरतें शामिल थे। शुमाली भारत के कुछ लोग भी थे। जनूबी भारत के लोगों के रंग काले गहरे सांवले, जबकि शुमाली भारत के मुसाफिर अपने खिलते हुए रंग और ऊंचे कटकाट से साफ पहचाने जाते थे। एक हल्का सा खतरा मुझे ज़रूर था कि कहीं यहाँ कोई ऐसा फौजी ना मिल जाए जिसने मुझे ग्वालियर के टॉर्चर सेल में देखा हो, मगर ऐसी तवक्का कम ही थी। इतने में गाड़ी आ गई। मैंने इंटर क्लास का टिकट ले रखा था। डब्बे में बैठकर इंतज़ार करने लगा। गाड़ी चल पड़ी। शैतान की आंत की तरह का लंबा सफ़र था। जिन लोगों ने यह सफ़र किया है वही जानते हैं कि आदमी ट्रेन में बैठे बैठे किस कदर तंग आ जाता है। उस ज़माने में नागपुर अभी महाराष्ट्र में शामिल नहीं किया गया था। गाड़ी चलती रही और मैं हर स्टेशन पर जायज़ा लेता था कि कोई मिलिट्री पुलिस का आदमी तो मौजूद नहीं है। एक तवील सफ़र के बाद गाड़ी खुदा करके दिल्ली पहुंची। यहाँ से मैं गाड़ी तब्दील करके पंजाब को जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। मुझे अमृतसर नहीं जाना था। अमृतसर मुझे जाकर करना भी क्या था। मैं जालंधर के स्टेशन पर ही उतर गया। यहाँ से जम्मू की तरफ जाने वाली एक लारी पकड़ी। जम्मू पहुँचा तो शाम हो रही थी। यहाँ मैं बड़ा मोहतात हो गया था और सर पर गुलोबंद लपेट लिया ताकि पहली नज़र देखने पर पहचाना ना जा सकूँ। दूसरे रोज़ मैं श्रीनगर पहुँच गया। मैं शहर से 3-4 मील पीछे एक पहाड़ी इलाके में लारी से उतर गया। यहाँ से मैं पहाड़ी घाटियों से गुजरता हुआ कमांडो शेरवान की हाइड आउट में आ गया। कमांडो शेरवान और कमांडो औरंगज़ेब वहाँ मौजूद थे। मुझे देखकर दोनों बड़ी गर्मजोशी से मिले। मालूम हुआ औरंगज़ेब को दाएं बाजू पर शिमले की फौजी झड़प में गोली लगी थी जिसका ज़ख्म अब ठीक हो गया था। कमांडो शेरवान ने पूछा, इतने दिन कहाँ फिरते रहे? भारतीय फ़ौज से कैसे फ़रार हुए? मैंने अंदर तहखाने में ले आया। यहाँ आकर मैंने इन्हें अपनी सारी दास्तान सुनाई। जब मैंने उन्हें बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान पर भरपूर हमला करने वाला है और इसराइल और अमेरिका की तरफ से उसे भारी तादाद में असलहा और फौजी सामान भी पहुंचना शुरू हो गया है, तो वो मेरी खुफिया इन्फॉर्मेशन पर मेरा मुंह देखते रह गए। लेकिन मैं इन्हें बता चुका था कि मैं धर्मवीर के नाम से इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर के मेजर शरद दीवान के ज़ेरे साया
नागपुर के हेडक्वार्टर की कैंटीन पर काम कर रहा हूँ। यह बात मुझे खुद मेजर शरद दीवान ने बताई है, जो एक ज़िम्मेदार अफसर है। उसकी तायद मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक सिख कैप्टन भी कर चुका है। उसके बाद मैंने इसराइल के इन 2 ट्रांसपोर्ट बहरी जहाज़ों के बारे में बताया, जो भारी तादाद में अमेरिकी और इसराइली असलहा लेकर आए थे। ये दोनों मालबरदार जहाज़ इस वक्त इंडिया के मशरक़ी साहिल की बंदरगाह तिरुचिरापल्ली की एक समुद्री खाड़ी में चंद मील के फासले पर चट्टानों की ओट में लंगर अंदाज हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस की खुफिया इत्तलात के मुताबिक इनमें दूरबार मिसाइलों, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल फ़िज़ा में मार करने वाले रॉकेटों के अलावा ऐसे अमेरिकी राडार भी हैं जो नीचे से नीचे प्रवास करने वाले फाइटरों और बमबार जहाज़ों को भी निशाना बना सकते। ये सारा असलहा पाकिस्तान और कश्मीर में हमारी तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए इस्तेमाल होगा। हमें इन दोनों जहाज़ों को वहीं समंदर में तबाह करके डिबो देना है। यह असलहे की पहली अमेरिकी और इसराइली खेप है। जो दूसरी खेप आएगी तो इसे भी नेस्तो नाबूद करने की कोशिश करेंगे। कमांडो शेरवान और कमांडो औरंगज़ेब बड़ी गौर से मेरी बातें सुन रहे थे। शेरवान ने कहा, यह मिशन बहुत ज़रूरी है। हमें हर हालत में इन जहाज़ों को तबाह करना होगा। उनसे हमारी तहरीक आज़ादी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को शदीद ख़तरा लाहक है। फिर उसने मेरी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, क्या ये रिपोर्ट सही है? क्या ये रिपोर्ट सही है कि भारत पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा तैयार कर चुका है? मैंने कहा, यह इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट है जो मैंने आपको बयान की है और गलत नहीं हो सकती, और मेरा ख्याल है हमारी इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट पाकिस्तान पहुंचा दी होगी। कमांडो औरंगज़ेब कहने लगा, तुमने इसराइली जहाज़ों को डुबोने की कोई स्ट्रेटेजी तैयार की है? मैंने कहा, स्ट्रेटेजी वहाँ चलकर तैयार कर लेंगे। इस वक्त मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया क्योंकि ये अकेले कमांडो का मिशन नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कमांडो औरंगज़ेब ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर एक सिगरेट सुलगाया और बोला, ज़रूर चलूँगा। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, लेकिन हमें इस मिशन का यहाँ से पूरा इंतज़ाम करके चलना होगा क्योंकि तिरुचिरापल्ली हमारे लिए एक नया शहर है। हम वहाँ किसी को नहीं जानते और इनकी ताबिन ज़बान से भी नावाकिफ़ हैं। कमांडो शेरवान ने बोला, तुम लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत हो बताओ, वो तुम्हें मुहैया कर दी जाएगी। मैंने कहा, सबसे अहम चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है वो छोटी से छोटी और ज़्यादा से ज़्यादा धमाका खेज़ डिवाइस। इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि फौलाद की मजबूत चादर को भी फाड़ डाले। शेरवान ने कहा, इसका इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने कहा, बाकी जिस किस्म का असलहा मसलन ऑटोमेटिक पिस्टल, ग्रेनेड वगैरह की ज़रूरत होती है, मैं नागपुर हेडक्वार्टर के एमुनेशन डिपो से उड़ाने की कोशिश करूँगा। अगर वहाँ से ना उड़ा सका तो मेजर शरद का ऑटोमेटिक पिस्तौल तो मैं किसी भी वक्त अपने कब्ज़े में कर सकता हूँ। कमांडो औरंगज़ेब ने सवाल कर दिया, तिरुचिरापल्ली में क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी जगह है जहाँ हम खुफिया कमीनगाह बना सकें? मैंने कहा, इसका बंदोबस्त हमें वहाँ जाकर और वहाँ के माहौल का जायज़ा लेने के बाद ही करना पड़ेगा। ये शहर मेरे लिए भी नया है, मगर मैं तमिलनाडु के सूबे के लोगों के मिजाज से वाकिफ़ हूँ। कमांडो शेरवान ने कहा, हमें कब अपने कमांडो मिशन पर रवाना हो जाना चाहिए? मैंने कहा, मैं एक दिन की भी ताख़ीर नहीं करना चाहता। मेरी खुफिया इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान और कश्मीर के ख़िलाफ़ असलहा और ख़तरनाक फ़ौजी साजो सामान अभी तक इसराइली बहरी जहाज़ों पर ही लदा हुआ है। इन्हें उतार कर एमुनेशन में भी डंप किया जा सकता है। इस सूरत में यह असलहा तबाह करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। शेरवान ने कहा, ठीक है, तुम मुझे सिर्फ कल की मोहलत दो ताकि मैं अपने ख़ास आदमियों के पास जाकर तुम्हारे लिए धमाका केस डिवाइस का इंतज़ाम कर सकूं। मैंने कहा, ठीक है, हम परसों रवाना हो जाएंगे। उसके बाद मैंने हाजी सनाउल्लाह डार की बेटी परवीन के बारे में पूछा, क्या वो खैरियत से पहुंच गई थी? उसके जवाब में भारतीय फ़ौज ने यहाँ का क्या क्या ज़ालमाना कार्रवाइयाँ की। शेरवान ने कहा, भारतीय फ़ौज की गासिबाना कार्रवाइयाँ तो जारी ही रहती हैं। हमने इनका मुंह तोड़ जवाब दिया है और देते रहते हैं। हमारे 2 आदमी शहीद होते हैं तो हम भारतीय फ़ौज के 3 सिपाही हलाक कर देते हैं। हाजी साहब की बेटी खैरियत से पहुंच गई थी। तुम लोगों का कमांडो ऑपरेशन बड़ा कामयाब रहा। शाम को कमांडो शेरवान अपने ख़ास आदमी से मिलने चला गया जो धमाका खेज़ असलहा वगैरह बनाने का माहिर था, और रात गए वापस आया। सुबह मुझे इसने दिया सिलाई की माचिस की डिब्बिया के साइज़ की 12 डिवाइसें दिए और कहा, इनमें से हर बम में इतनी ताकत है कि फटने के बाद ये 12 इंच मोटी फौलाद की चादर को भी फाड़ सकता है। इनमें मैग्नेट भी है, ये लोहे की तरह किसी भी शय से चिपक जाएगा। मैंने माचिस के साइज़ के इन बमों को गौर से देख रहा था। हर बम में एक छोटा सा हुक बाहर को निकला हुआ था। इस बम को टारगेट पर लगाने के बाद तुम्हें सिर्फ हुक को नीचे करना होगा। हुक नीचे हो जाने से आधे घंटे बाद ये बम फट जाएगा। कमांडो औरंगज़ेब भी इन माचिस बमों का जायज़ा ले रहा था। कहने लगा, मेरे ख्याल में आधे घंटे का वक्फा मुनासिब रहेगा। मैंने कहा, हाँ, इसलिए कि हमें
समंदर के अंदर ही अंदर तैरकर जहाज़ों के नीचे जाकर इनके पेंदों से चिपकाने होंगे। मेरी स्कीम तो यही है, आगे जो खुदा को मंजूर।